Hey, good morning, everyone. This is CA Yogesh Verma, and we are doing your new chapter, the name of which is registration. अगर आप मेरी शक्ल देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे रेड कलर का कुछ हो रखा है. क्या हो गया ये भाई? जल गया थोड़ा सा. इंटरनल हीटिंग से जल गया. स्किन रिपेयर हो रही है. क्या कर सकते हैं भाई? कई बार ऐसा होता है, कुछ फूड ऐसे होते हैं जिससे बॉडी रिएक्ट कर जाती है. बट मैं पढ़ाना बंद नहीं करता. पढ़ा रहा हूँ. कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि भाई जब मेरे बुखार हो रखी होगी या गला ख़राब हो रखा होगा, पढ़ाना नहीं छोड़ा जी. ये डेडिकेशन है. पिछले 3 साल से लगा हुआ हूँ. चाहे कुछ भी हो जाए, जो मिशन पकड़ा उसको पूरा करना है. और मिशन पूरा हुआ. ठाना था ग्रुप 1 पूरा पढ़ाऊँगा. मिशन पूरा हुआ. अभी अपन लोग कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन. फिर 3 चैप्टर और बचेंगे. 3-4 चैप्टर उसे भी कर लेंगे. ये तो हम लोग कर ही चुके हैं. लेट अस रिकैपिटुलेट. सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको. बताओ, खुद से करे? बुक की रीडिंग करी? नो सर. पास हो जाओगे? नो सर. तो रीडिंग करो. अगर रीडिंग करोगे, सारी चीज़ें ढंग से पढ़ोगे, याद रखोगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखोगे, नया क्वेश्चन आएगा उसमें कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करोगे, तो डेफिनेटली सीए के एग्ज़ाम्स में आप पास हो जाओगे. तो हम कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन. ये देखिए यहाँ पर आएगा क्वेश्चन आंसर. इलस्ट्रेशन. तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 मेरे साथ आप पढ़ेंगे. एग्जामिन विद रीजन वेदर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड अंडर CGST एक्ट इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस. इंडिपेंडेंट केसेस का मतलब कि पार्ट 1 पार्ट 2 से अलग है. पार्ट 1 का सेपरेट आंसर है, पार्ट 2 का सेपरेट आंसर है. दोनों में कोई लिंकिंग नहीं है. आधव कंप्यूटर्स ऑफ गुजरात इज प्रोवाइडिंग कंप्यूटर मेंटेनेंस सर्विस. तो कंप्यूटर आप लाते हैं, उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर की सर्विस करनी है, हर साल उसकी रिपेयरिंग करनी है. अगर ख़राब हो रहा है तो वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है. जहाँ तक मुझे याद है, रॉकेट सिंह एक मूवी आई थी, उसमें भी वो यही सर्विस प्रोवाइड करते थे. तो आधव कंप्यूटर्स गुजरात के हैं, रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो गुड्स नहीं देते, सर्विस देते हैं. इनका एग्रीगेट टर्नओवर 15 लाख ही है, जिसमें इंटर स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई दोनों आती है. आपको बताना है क्या ये GST में रजिस्ट्रेशन लेना है इनको या नहीं लेना है. द आंसर इज़, क्योंकि इनका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा नहीं है, इसके लिए इनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है. हालांकि टर्नओवर 10 लाख रुपए हम चेक करते हैं अगर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में वो इंसान ऑपरेट करता है या उसकी एक भी ब्रांच है. मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड. अब यहाँ तो 15 लाख है, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना क्योंकि गुजरात स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है. ठीक है ना. सर्विस के केस में आप इंटर स्टेट सप्लाई करें, इंट्रा करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सॉफ्ट विंग्स ऑफ वेस्ट बंगाल. अब ये वेस्ट बंगाल आ गया. एक्सक्लूसिवली ट्रेडिंग इन गारमेंट्स, ये गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं. सप्लाइज इट्स फ्लेक्सिबल गुड्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम इट्स आउटलेट इन वेस्ट बंगाल. अब यहाँ पर क्या है, 35 लाख रुपये हो गया टर्नओवर, पर गुड्स के केस में 40 लाख रुपये की जो है एलिजिबिलिटी लिमिट होती है. अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो 40 लाख से इनका टर्नओवर एक्सीड नहीं करता है. हाउएवर, ये 40 लाख की लिमिट कुछ जगहों पर नहीं मिलती है. आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा. अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की, उस केस में 40 लाख की नहीं लेनी हो, उस केस में तो आपको कंपलसरी लेना होगा रजिस्ट्रेशन. देखिए, कुछ जगहों पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की, तो इसमें तो इंटर स्टेट सप्लाई है. पहले में सर्विसेज थी. सर्विसेज में तो अब मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं तो आपको सर्विस दे रहा हूँ ना, मुंबई में, राजस्थान में, अलग अलग जगह पे. सोच कर देखिए. तो सर्विस में आप दे सकते हो, 20 लाख का टर्नओवर है उसमें लिमिट, पर गुड्स के केस में लिमिट 40 लाख कर दी, या 20 लाख भी कर दी है बाकी सिनेरियोज में. हालांकि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा. अब यहाँ पर जो प्रोविजन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं. हम ये नहीं कर रहे, हम तो इलस्ट्रेशन क्वेश्चन कर रहे हैं हम तो. वरना मैं पागल हो जाऊंगा अगर मैं एक एक लाइन पढ़कर आपको बताने लग गया यहाँ पर, तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा.
कितना भी करा दो, एंड में अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो फेल। और मिनिमम करा दो कि भाई ये करना है, बेसिक है, बुक के क्वेश्चन ये हैं, उसके बाद खुद की मेहनत कर ली, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स की, पास्ट ईयर्स की, कॉन्सेप्ट समझने की, बुक की रीडिंग करने की, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ने की, जहाँ नहीं समझ आया वहाँ पर गूगल सर्च करने की, अपने नोट्स ऐसे बनाने का कि भाई एग्जाम से पहले इसको रिवाइज करें तो सब कुछ हो रहा है मेरा, एग्जाम के क्वेश्चंस को खुद बिना देखे करने का, ये खुद के प्रयास कर लिया ना तो 100% पास। एग्जामिन वेदर द लाइबिलिटी टू रजिस्टर कंपल्सरी अंडर सेक्शन 24 अराइजेज इन ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट केसेज मेंशन्ड बिलो। फिर इंडिपेंडेंट केसेस आ गए 1, 2 और 3। मीनू एक सप्लायर है महाराष्ट्र में, एक्सक्लूसिवली सप्लाई कर रही है पोटैटोज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ अवर ओन लैंड, यानी कि ये तो एग्जेम्प्ट कर रही है, एग्जेम्प्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है तो अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं उस केस में सिर्फ आपका प्रोड्यूस जो है एग्रीकल्चर से ही आता है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा, ये सेक्शन 23 में लिखा है। यानी 24 में कंपलसरी एक्विजिशन की बात करी गई है, बट 23 में दे रखा है यहाँ पर आपको छूट मिल सकती है। तो आपने इसको ऐसे ही लिखा, सेक्शन का रेफरेंस दिया, प्रोविजन को एक्सप्लेन करा और फिर यहाँ पर लिख दिया देखो भैया जो मीनू है वो एक्सक्लूसिवली इंगेज है कल्टीवेशन एंड सप्लाई ऑफ पोटैटोज में, thus she is not liable to registration irrespective of the fact that she is engaged in making interstate supply of goods. Further, Meenu will not be liable to registration in the given case even if her turnover exceeds the threshold limit. एग्रीकल्चरिस्ट को तो पूरी छूट दे रखी है, कितना भी कमाओ, कितना भी सेल करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जीनो ऑयल गुजरात is engaged in supplying machine oil as well as petrol. पेट्रोल जीएसटी के दायरे से बाहर है। फर्दर इट प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ रिफाइनिंग ऑयल टू कस्टमर्स। ये सर्विस है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। आप देंगे सामान तो हम उसको रिफाइन कर कर वापस दे देंगे। टोटल टर्नओवर ऑफ सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल जो है वो है 10 लाख रुपए, पेट्रोल है 5 लाख रुपए का सप्लाई करा है और सर्विसेज 6 लाख रुपए की दी है। अब ये क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आप सर्विसेज की कर रहे हैं, जो नॉन टैक्सेबल है उसकी भी कर रहे हैं। तो यहाँ मेरा टर्नओवर 21 लाख रुपीज़ हो गया, यानी कि 20 लाख रुपीज़ से एक्सीड हो गया। एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्टेड गुड्स भी आते हैं, तो इस केस में इन्हें रजिस्ट्रेशन लेना होगा। सर पेट्रोल तो नॉन टैक्सेबल था, हाँ उसको हम एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में ट्रीट करते हैं, पर टर्नओवर देखने के लिए भैया आप टोटल सप्लाई कितनी कर रहे हैं, आपका बेस कितना बड़ा है, आप कितना आउटपुट बना रहे हैं, वो देखने के लिए हम सबका टोटल लेते हैं और वो टोटल जो है आपका 20 लाख से एक्सीड कर रहा है, देयरफॉर यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन। टीलू इज वर्किंग एज एन एजेंट, ही इज सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स एज एन एजेंट ऑफ टीकू हु इज रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन एंड इट्स एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड्स 20 लाख रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये एक एजेंट है and he is supplying taxable goods as an agent of TICU who is registered taxable person। अच्छा टीलू है यार, टीलू जो है टीकू का एजेंट है और उसका टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड नहीं करता है। हालांकि अगर कोई इंसान एजेंट होता है तो उस केस में उसे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, इसके लिए टीलू को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। आप प्रोविज़न पढ़ेंगे तो ये वाला कर पाएंगे, प्रोविज़न नहीं आते होंगे तो अटक जाएंगे। देखो कितनी सारी चीज़ें आ रही है, लिमिट ही नहीं है जीएसटी की, 770 पेजेस हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग केसेस विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। एग्रीगेट टर्नओवर है वरुण इंडस्ट्रीज़ का ऑफ मुंबई, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है ये, वरुण इंडस्ट्रीज़ हैज़ एक्सीडेड 40 लाख रुपीज़ ऑन 1 अगस्त। वरुण इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स LED TV इन मुंबई एंड सेल्स देम इन पूना, सेम स्टेट में कर रहे हैं। इट सबमिट्स दी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 20 अगस्त, 30 डेज में एप्लीकेशन सबमिट कर दी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो गया 25 अगस्त को। तो अगर आप एलिजिबल हुए और उसके 30 डेज में आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो जिस दिन आप एलिजिबल हुए थे उसी दिन से आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा, यानी 1 अगस्त से ही आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन करा है किसको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अगर आपका टर्नओवर कुछ स्टेट्स में 10 लाख से ज़्यादा है, बाकी स्टेट्स में 20 लाख से ज़्यादा है और बाकी जो है 40 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, तब आपको लेना होता है। अब इस केस में जो है 40 लाख से एक्सीड हो चुका है तो इसलिए इन्हें रजिस्ट्रेशन लेना होगा और क्योंकि इन्होंने 30 डेज में अप्लाई कर दिया इसके लिए इनका रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त पर वैलिड होगा, 1 अगस्त से वैलिड होगा।
Therefore, in any question, you have to first explain the provisions if you know that, and after that you have to answer the questions. अब यहाँ जो है स्वीटा इन्फोटेक सर्विसेज इज द प्रोवाइडर ऑफ इंटरनेट सर्विसेज इन पुणे उनका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है 20 लाख से ऑन 25 सितंबर. इट सबमिट्स द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 27 अक्टूबर. तो 25 सितंबर से 25 अक्टूबर निकल गया, 24 अक्टूबर तक ही होगा, 1 महीना हो गया. आपने सबमिट नहीं करा. वैसे 1 महीना नहीं होता, 30 डेज़ होता है, तो डेज़ काउंट करने होते हैं. ध्यान रखिएगा किसी किसी महीने में 31 दिन भी होते हैं. तो इन्होंने जो है 30 डेज़ में सबमिट नहीं करा. इनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 5 नवंबर को मिला. अगर आप 30 डेज़ में नहीं करते हैं, अपनी एप्लीकेशन नहीं डालते हैं रजिस्ट्रेशन की, आफ्टर बिकमिंग एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, आफ्टर बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, then your registration will be valid from the date when you will receive the registration certificate. In this case it is 5th November. तो 5 नवंबर से आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा. तो 3 इलस्ट्रेशन थी, इसमें ज़्यादा नहीं थी. अब टेस्ट योर नॉलेज है, इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, 22 क्वेश्चंस हैं. मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके थ्योरी भी हैं, थ्योरेटिकल भी हैं. डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस. भाई एग्रीगेट टर्नओवर जो है धामपुर फुटवेयर इंडस्ट्रीज ऑफ दिल्ली का हैज़ एक्सीडेड दी एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख ऑन 1 सितंबर. उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी 20 सितंबर को, तो 30 डेज़ में कर दी. रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से वैलिड होगा. मेहता टेली सर्विसेज हैं, उनका टर्नओवर एक्सीड हुआ 20 लाख रुपीज़ से. अब ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए 20 लाख रुपये लिमिट है. ये ऊपर गुड्स दे रहे थे तो 40 लाख की लिमिट थी. तो 25 अक्टूबर को इनका हो गया टर्नओवर एक्सीड. इन्होंने एप्लीकेशन जो है 30 डेज़ में सबमिट नहीं करी और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 5 दिसंबर को मिला. तो इस केस में 5 दिसंबर इनकी इफेक्टिव डेट होगी रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि इन्होंने 30 डेज़ में एप्लीकेशन सबमिट नहीं करी. इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अ पर्सन मस्ट हैव अ परमानेंट अकाउंट नंबर इशूड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. स्टेट वन एक्सेप्शन टू इट. भाई कोई नॉन रेजिडेंट है उसका परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं हो सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है. नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो होगा उसमें ये एक्सेप्शन दी हुई है कि पैन की जगह पर वो अपना पासपोर्ट सबमिट कर देंगे, उसके साथ अपने जिस कंट्री में वो रजिस्टर्ड हैं एक्चुअली में रहते हैं उसका टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर सबमिट कर देंगे और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स भी देंगे. अब लिखने का तरीका क्या होगा? भाई मैंने तो आपको आंसर बता दिया, आंसर ये है. आप कैसे लिख कर आएंगे इसको? आप प्रॉपर लिख कर आएंगे कि भैया जो पैन नंबर होता है वो मैंडेटरी होता है वैसे तो रजिस्ट्रेशन के लिए. इसकी एक एक्सेप्शन ये है, वन एक्सेप्शन टू दिस इज़ अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन. नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो है उसको रजिस्ट्रेशन अदर डॉक्यूमेंट्स के बेस पर भी ग्रांट हो सकता है. उसे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपने वैलिड पासपोर्ट की अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन साइन बाय द ऑथराइज सिग्नेटरी, जो भी इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए जिसके पास वैलिड पैन होना चाहिए, उसके साइन के साथ जो है एप्लीकेशन सबमिट करेगा. मतलब वो खुद तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है बट एटलीस्ट उसका कोई कॉन्टैक्ट इंडिया में होगा जिसको वो अथॉरिटी देगा कि भैया आप सबमिट कर दो. तो वो सारी डिटेल अगर आप सबमिट करेंगे एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 6 एंड 7 आपको बेनिफिट मिलेगा. तो आंसर लिखने का एक तरीका होता है. अब याद नहीं है तो क्या करें, थोड़ा सा नॉर्मल इंग्लिश में भी लिखाओगे, थोड़े से नंबर कट जाएंगे पर आंसर सही रहेगा. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लायर आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड. एजेंट हमेशा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अलाउड होता है. एग्रीकल्चरिस्ट उसको ज़रूरी नहीं होता, भले उसका टर्नओवर एक्सीड क्यों ना हो जाए. तो 3rd नंबर का मैंने आंसर तो बता दिया, बट लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका यही होगा कि आप सेक्शन का रेफरेंस देकर बताएंगे कि टर्नओवर एक्सीड होने पर आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है. हालांकि जो किसी और के बिहाफ पर सर्विसेज दे रहे हैं, गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, उन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, टर्नओवर से फ़र्क नहीं पड़ता. और सेक्शन 23 कहता है एग्रीकल्चरिस्ट का भले टर्नओवर ज़्यादा हो उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना नहीं पड़ेगा. तो सेक्शन का रेफरेंस, प्रोविजन एंड देन योर आंसर. प्योर ऑयल्स दिल्ली हैज़ सप्लाइड मशीन ऑयल एंड हाई स्पीड डीजल. ये एग्जेम्प्ट हो गया, जीएसटी के दायरे से बाहर है वैसे. इन द मंथ ऑफ अप्रैल एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो. 15 लाख, 10 लाख, 10 लाख. तो टोटल कितना हो गया? 10 लाख, 20 लाख, 35 लाख रुपए हो गया. डिटरमाइन वेदर द प्योर ऑयल्स इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन. देखिए वैसे तो आप गुड्स की अगर सप्लाई कर रहे हैं तो 40 लाख रुपए का टर्नओवर होता है, ठीक है ना. यहाँ पर दे भी रखा है, पहले प्रोविजंस को एक्सप्लेन करा हुआ है कि कब 10 लाख होता है टर्नओवर, कब 20 लाख होता है किन स्टेट्स के लिए, कब 40 लाख होता है. इसमें जो टर्नओवर है इसमें सभी टैक्सेबल एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट या इंटर स्टेट सप्लाई भी जो आप कर रहे हो सेम पैन पे, वो सारी ऐड हो जाती है. इसमें जो है टैक्स का पोर्शन ऐड नहीं होता है.
अगर हम अपने करंट केस की बात करें तो इसमें टर्नओवर जो है 35 लाख का बन रहा है, जो कि 40 लाख से एक्सीड नहीं करता है। इसके लिए इनको रजिस्ट्रेशन के लिए ये लायबल नहीं होंगे। व्हाट विल बी योर आंसर? अगर वो सप्लाई करती हाई स्पीड डीजल इन दिल्ली इन द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट ऑफ मिक्स्ड ऑयल लिमिटेड, तो अगर वो एजेंट है तो एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है एज पर सेक्शन 24। सेक्शन 24 कहता है, बारीकी से पढ़िएगा, कि अगर कोई एजेंट है और वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है गुड्स की किसी और पर्सन के बिहार पर, किसी और टैक्सेबल पर्सन के बिहार पर, क्या कर रहा है? टैक्सेबल सप्लाई। यहाँ पर अगर वो एजेंट है हाई स्पीड डीजल के लिए, अगर वो एजेंट बन गया, ठीक है, प्योर ऑयल लिमिटेड जो है वो एजेंट बन गया, बट हाई स्पीड डीजल जो है वो टैक्सेबल ही नहीं है जीएसटी के अंदर, तो भले वो एजेंट बन गया बट वो टैक्सेबल गुड्स का एजेंट नहीं बना, इसके लिए उसको फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा। तो बारीकी से जब पॉइंट को पढ़ते हैं तब क्लिक होता है अच्छा, ऐसे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। एग्जामिन वेदर द सप्लायर ऑफ गुड्स इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ये आसाम के हैं, एक्सक्लूसिवली इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहे हैं रेडीमेड गारमेंट्स की, उनका टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर का है 33 लाख, और एक और शोरूम है त्रिपुरा का, उसमें टर्नओवर है 11 लाख रुपीज़, तो टोटल आ गया 44 लाख रुपीज़ का। अब त्रिपुरा जो है और असम जो है, तो इसमें से जो त्रिपुरा है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आती है और वहाँ पर 10 लाख रुपए ही लिमिट दे रखी है, तो 10 लाख से भी इनका एक्सीड होता टर्नओवर, तो इनको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो इस केस में इनके लिए 10 लाख की लिमिट चेक होगी, क्योंकि 10 लाख से एक्सीड हो गया, एक भी आपकी ब्रांच स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आ गई तो वही वाली लिमिट आपके लिए रजिस्ट्रेशन की लगती है। 10 लाख से अगर एक्सीड हो रहा है तो इस केस में इन्हें रजिस्ट्रेशन लेना होगा। आसाम में भी त्रिपुरा में भी जितनी स्टेट में ऑपरेट करते हैं उसमें लेना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए चेक तो हम पूरी कंट्री का टर्नओवर करते हैं, ठीक है ना, और एक बार आप एलिजिबल हो गए, लायबल हो गए, तो आपको फिर हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन मेकिंग सप्लाईज टू यूनाइटेड नेशन बॉडीज? पुलकित है, पंजिम गोवा में है, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं शूज़ की, इनका टर्नओवर जो है 22 लाख से एक्सीड नहीं करता, तो इनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा। मतलब 22 लाख रुपए टर्नओवर है, 40 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन इनको नहीं लेना चाहिए। नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। हर्षित हिमाचल प्रदेश के हैं, एक्सक्लूसिवली इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहे हैं पान मसाला। देखिए, अगर आप पान मसाले की सप्लाई करेंगे तो 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको सिर्फ 20 लाख की लिमिट मिलेगी। अगर आप एरेटेड वाटर, पान मसाला, टबैको एटसेट्रा वो सब सप्लाई कर रहे हैं तो 40 लाख की लिमिट आपके लिए नहीं है। भले आप गुड्स की सप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, भले आप इंटरेस्टेड क्यों नहीं कर रहे हैं, उस केस में 20 लाख की लिमिट और यहाँ टर्नओवर एक्सीड हो गया, 24 लाख हो गया, तो इन्हें रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ये देखिए, इनको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोविजंस को याद करना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन किसको लेना होता है, टर्नओवर कैसे निकालते हैं, उसमें क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन किसको लेना होता है, किसको लेना ही नहीं होता है। वो जब क्लैरिटी होगी तो उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अच्छा, इस केस में ये आ रहा है, ये मैंने कहाँ पढ़ा था, अच्छा वहाँ पर ये लिखा हुआ था, उसका ये मतलब था, तो इस हिसाब से ये होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। तो वो सोचना पड़ेगा आपको। एग्जामिन वेदर द सप्लायर इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड इन दी फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। अब यहाँ पर अंकित है, आसाम के हैं, एक्सक्लूसिवली इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहे हैं टैक्सेबल सर्विसेज की, 25 लाख से एक्सीड हो गया टर्नओवर, लेना होगा, क्योंकि सर्विस के केस में जो है 20 लाख की लिमिट होती है। संचित आसाम के हैं, ये इंगेज है इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड सर्विस बोथ, और इनका टर्नओवर है 30 लाख रुपीज़। तो अगर आप गुड सर्विसेज दोनों भी कर रहे हैं तो सर्विस तो आ गया, तो इसके लिए भी जो है 20 लाख रुपए का ही लिमिट जो है एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन का ये मतलब है, प्रोविजन ये कहते हैं तो इसलिए लेना होगा। पर जब लिखेंगे आंसर को तो सेक्शन का नाम डालकर कि भाई सेक्शन नंबर का ये प्रोविजन है जो हमने स्टडी मटेरियल में करा है, ई बुक में करा है, उसको उतार दिया, और फिर जो है इस क्वेश्चन में ये गिवन है उसे लिखा, उस हिसाब से ये होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो लिखा, एक एक लाइन छोड़ के, तो ये आंसर की प्रेजेंटेशन होती है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन? भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, ज़्यादा लोगों से आप खरीद पाएंगे सामान, लोग आपसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि सामने वाला जो खरीदेगा उसको भी इनपुट मिलेगा तो वो भी खरीदेगा, तो बहुत सारे फायदे होते हैं। तो थ्योरी क्वेश्चन है, इसको तो आप बुक से कर ही सकते हैं। कैन अ पर्सन विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन कलेक्ट जीएसटी इन क्लेम आईटीसी? नो। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत ही गलत है, पेनल्टी लग जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। इफ अ पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट विद द सेम पैन नंबर कैन ही ऑपरेट विद अ सिंगल रजिस्ट्रेशन? भाई अलग अलग स्टेट है तो हर स्टेट का अलग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कैन अ पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट
ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस, यस। आप हर बिजनेस के लिए अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, भले वो सेम स्टेट में हो अलग स्टेट में हो। इज देयर अ प्रोविजन फॉर अ पर्सन टू गेट हिमसेल्फ वॉलंटरी रजिस्टर्ड, यस। आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप रजिस्टर हो गए तो सारे कंप्लाइंसेस आपको करने होंगे। कैन द डिपार्टमेंट थ्रू द प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो प्रोसीड टू रजिस्टर अ पर्सन, यस। अब डिपार्टमेंट को लगा भैया समोसा बेचता है, ये तो लाखों रुपए कमा रहा है, उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देंगे और फिर उसको जीएसटी देना होगा। वेदर द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू एनी पर्सन इज परमानेंट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो परमानेंट ही होता है जब तक वो कैंसिल नहीं होता, सरेंडर नहीं होता। कोई टाइम लिमिट थोड़ी होती है कि भाई मैंने आपको 1 साल के लिए रजिस्टर किया है, हमेशा के लिए करा जाता है। वट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड टू अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, वही वैलिडिटी पीरियड पूछा गया है क्योंकि वो थोड़े समय के लिए इंडिया में आते हैं, तो इसके लिए जो है ये उस पर्टिकुलर स्टेट में जाते हैं तो उनको थोड़े समय के लिए रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को 90 डेज के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। या फिर जो उन्होंने मेंशन करा है कि भैया मुझे इतने दिन तक चाहिए, तब तक दिया जाता है। हालांकि उसको 90 डेज तक और बढ़ाया जा सकता है। अगर मान लो कोई बंदा बिहार से दिल्ली आया है ट्रेड फेयर के लिए या कोई इवेंट के लिए, तो 90 दिन का रजिस्ट्रेशन होगा, या उसने कभी मुझे 10 दिन का चाहिए तो 10 दिन का होगा, विच एवर इज अर्लियर। पीरियड जो आपने स्पेसिफाई करा अपनी एप्लीकेशन में मुझे इतने दिन का चाहिए, और अगर आप ज़्यादा पीरियड के लिए ले रहे हैं तो 90 डेज मैक्सिमम होता है। बट आप 90 दिन का लेने के बाद जब आप उस 90 दिन को अप्रोच करने वाले होंगे तो आप और अर्जी डाल सकते हैं कि भाई 90 दिन और बढ़ा दो मुझे, ठीक है ना। वन ऑफ केस होता है, आप रेगुलरली उस जगह पे बिजनेस करते नहीं है, इसके लिए आपको वहाँ पे जीएसटी का पूरा रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता है। फॉर यूएन बॉडीज़ टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, हाँ उनको लेना होता है भाई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से परमिशन लेकर ही मिलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है अगर कोई इंसान सप्लाई कर रहा है यूएन बॉडीज़ को, देखिए यूएन बॉडीज़ को अगर वो सप्लाई कर रहा है तो क्या होगा, तो भैया वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है इनवॉइस पर लिखेगा, एंड ट्रीट सच सप्लाइज एज सप्लाइज टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, सिंपल है। और यूएन बॉडी जो जीएसटी देगी वो उसका रिफंड ले लेगी। अब यहाँ दे रखा है व्हाट हैपन्स व्हेन द रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन बाय मींस ऑफ विलफुल मिस स्टेटमेंट, अगर आप गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन लेंगे तो वो कैंसिल हो सकता है। मैंने आपको एक लाइन में बताया, अब आप बोलेंगे भैया इसका आंसर कैसे लिखना होगा, यार ऑलरेडी कर चुके हैं, पूरा डिस्कशन कर चुके हैं लेंथ पे। यहाँ तो भले एक लाइन में, यहाँ तो एक ही लाइन में आंसर दे रखा है कि प्रॉपर ऑफिसर उसे कैंसिल कर सकते हैं और सेक्शन का नंबर डाल दिया। इसके बाद लिखा हुआ है कि इज देयर एनी ऑप्शन टू टेक सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन फॉर सर्विस अंडर जीएसटी लॉ, सर्विसेज के लिए क्या आप सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। भाई आपको हर स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अगर मैं दिल्ली से सर्विस सप्लाई कर रहा हूँ अक्रॉस द ग्लोब, तो मैं दिल्ली से ही सप्लाई कर रहा हूँ, मेरी कोई इस्टेब्लिशमेंट कहीं और तो है नहीं, वो तो ऑनलाइन दे रहा हूँ मैं। बट अगर मैंने सर्विस देने के लिए अपनी लोकेशन और जगह खोल ली तो मुझे वहाँ भी रजिस्ट्रेशन जीएसटी का लेना होगा इंडिया में। वट कुड बी द लाइबिलिटीज ऑन ट्रांसफर ऑफ अ बिजनेस इन सो फार एज रजिस्ट्रेशन इज कंसर्न, देखिए अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं बिजनेस तो आप कर सकते हैं, इसमें जो नया बंदा होगा सक्सेसर होगा उसे रजिस्ट्रेशन फिर लेना होगा, ठीक है ना। फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना होगा क्योंकि उसका एक अलग पैन नंबर होगा, उसको एक नया नंबर ग्रांट होगा। फिर ये बोलते हैं भाई एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विल दी एसएसई हैव टू डिक्लेयर ऑल हिज प्लेसेस ऑफ बिजनेस, द आंसर इज यस ऑब्वियसली। आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो जितनी आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस है वो आप बताएंगे, तो एक प्रिंसिपल प्लेस होगी, बाकी एडिशनल प्लेसेस होगी, यहाँ दे भी रखा है प्रिंसिपल प्लेस, बाकी सारी एडिशनल प्लेसेस। इसके बाद डज कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इम्पोज एनी टैक्स ऑब्लिगेशन ऑन द पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज सो कैंसल्ड, अब कैंसिल तो हो रहा है पर जो आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी बनती है वो तो आप दोगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट सारा का सारा हट जाएगा। जो भी आपका क्रेडिट बचा हुआ है जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा तो उसे अमाउंट पे करनी पड़ेगी बाय डेबिट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक सेमी फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स, मतलब जो उसने खरीदा सामान, खरीदने के बाद उसने जीएसटी पे करा होगा, उस जीएसटी का उसने इनपुट ले लिया होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो वो सारा का सारा जो उसके पास स्टॉक पड़ा है जिस पे जीएसटी जो बनता है वो पे करेगा, और द आउटपुट टैक्स पेबल ऑन सच गुड विच एवर इज हायर। भाई जो भी ये सामान पड़ा हुआ है, जो भी सामान पड़ा हुआ है अगर मैं उसको बेच देता तो कितना जीएसटी का कलेक्शन आता, या तो मैं गवर्नमेंट को वो दूंगा या फिर जो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने ऑलरेडी ले लिया है मैं वो दूंगा, और रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्रोविजंस है। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू चैप्टर। टाटा एंड बाय बाय, एंड डू रिवाइज डेफिनेटली, पढ़कर आइएगा।